नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, असम विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 9 अप्रैल को यहां मतदान होना है। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं असम की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब सभी राजनीतिक दल यहां मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुके हैं। चुनाव प्रचार को अब तेज कर दिया गया है। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला हर बार की तरह भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यही दो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं जिनमें हमेशा से ही आपस में चुनाव होता आया है और मुकाबला होता रहा है। हालांकि चुनाव तैयारियों के दौरान कांग्रेस सबसे ज़्यादा परेशान है अपने दल बदल लोगों से। असम में इस वक्त भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है। विपक्ष बार बार सत्ता विरोधी लहर की बात करता है। इसके जवाब में भाजपा ने क्या तैयारी कर रखी है, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में भाजपा उतरने वाली है, और दल बदल से परेशान कांग्रेस क्या गौरव गोगोई की अगुवाई में अपनी चुनौतियों के लिए तैयार है, इस पर भी बात करेंगे। तो दो दल बिल्कुल आमने सामने, दोनों के लिए चुनौतियां मजबूत हैं। एक को किला बचाना है तो दूसरे को किला फतेह करना है। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जो सबसे ज्यादा दल बदल की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में उसे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने में काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस देखिए 2016 से सत्ता से बाहर है। उसे बीजेपी के मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता और मजबूत नेतृत्व से मुकाबला करना है। मौजूदा बीजेपी की सरकार है जहां विकास की तमाम योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इससे भी मुकाबला करना है। तो कांग्रेस के लिए मुकाबले के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी के ही पक्ष में है, कुछ कांग्रेस के लिए भी है। तो आखिर क्या कांग्रेस के लिए रास्ता बनता है, कैसे और किन से उनको फ़ायदा मिल सकता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, असम में कांग्रेस की स्थिति का अगर विश्लेषण किया जाए तो राज्य में सत्ता विरोधी लहर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की वहाँ पर सरकार है और जाहिर है कुछ असंतोष भी होगा लोगों को। तो इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस वहाँ पर उठा सकती है। पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर मजबूती पार्टी की अगर कहीं है कांग्रेस की, तो अल्पसंख्यक मतदाताओं को लेकर के है। वो मतदाता खास करके जो बंगाली भाषी हैं और मुस्लिम है, तो उनका जो पूरा समर्थन है बीजेपी को नहीं, पूरा कांग्रेस को मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा भी कांग्रेस उठा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो सत्ताधारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी थी। बावजूद इसके जोरहाट लोकसभा सीट की बात करें तो गौरव गोगोई बड़े अंतर से जीत कर आए थे। वहां पर बीजेपी का कोई भी मुकाबला नहीं हुआ था। बीजेपी अपना कोई भी दांव वहां पर चल नहीं पाई थी। बीजेपी का कोई भी दांव वहां सही नहीं हुआ था। तो गौरव गोगोई एक बड़े अंतर से जीत कर आए थे। इस बार भी गौरव गोगोई सीएम फेस हैं कांग्रेस के लिए, तो मुकाबला बीजेपी के लिए भी मायने रखता है। और इस बार कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर जरूर पेश कर रही है, जो पार्टी का मनोबल भी बढ़ा रहा है, क्योंकि एक बड़े अंतर के साथ वो जीत कर आए थे। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, वो है उन नेताओं को जो उसे छोड़कर जा चुके हैं, जो पहले पार्टी में थे, तो वो पार्टी को जब छोड़ कर गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। पिछले एक दशक में असम में बात करें तो कांग्रेस को एक से एक बड़े झटके लगे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा समेत कई नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ा, बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि सीएम हेमंता शर्मा खुद भी पहले कांग्रेस के ही थे, लेकिन तमाम विवाद थे। उस पर हमने आपको एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप कभी हमारे उसमें जा कर के देखिएगा। हेमंता शर्मा ने क्यों छोड़ा था कांग्रेस को, तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसके बाद बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में आ गए। अभी हालिया की बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे भूपेन बोरा, वो उन्होंने तो छोड़ा ही, अपने साथ 3 अन्य विधायकों को भी वापस ले आए और बीजेपी ज्वाइन कराया। तो इस तरह से अभी तक बीजेपी के पास मजबूत एक संगठन हो चुका है। दावेदारों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कि उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही निकाल दे। इधर 2014 की बात करें तो 2014 के बाद से विधानसभा और संसदीय चुनावों के दौरान चाय बागानों के मजदूरों का पाला बदलने से बहुत सी बात साफ हो गई है
यहाँ के मुख्य आधार जो है इकोनॉमिक का, वो है चाय के बागान। जो जो चाय के बागान के मजदूर हैं वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करते थे कांग्रेस का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब वो कांग्रेस का पाला बदल करके अब बीजेपी की तरफ आ गए। इनका पूरा झुकाव अब बीजेपी की तरफ हो गया। एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का छूट गया और बीजेपी में शामिल हो गया। तो कांग्रेस के लिए ये मौका है, वो सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठा सकती है। इस बार चाय बागान के मजदूरों को अपने पक्ष में कर सकती है। तो पार्टी सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में मौजूद असंतुष्ट तत्वों का भी फायदा उठा सकती है और उन्हें अपने खेमे में शामिल कर सकती है। बहुत से कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि कांग्रेस किन मुश्किलों से केंद्र में भी है और कई राज्यों में भी सिमट चुकी है। तो उसको भी देखते हुए वो बीजेपी में शामिल होने पहुंच जाते हैं और कांग्रेस का हाथ साथ छोड़ देते हैं। प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, एक परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसका बुरा असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सत्ताधारी एनडीए की बात करें तो चुनौतियां इनके पास भी हैं, लेकिन संगठन बहुत मजबूत है और चूंकि सरकार है, सत्ता इनकी है, तो प्रशासनिक मशीनरी भी इनके पास ही है, जो असम में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल जो मौके कांग्रेस के पास हैं, उसका फायदा कांग्रेस अगर उठाए तो हो सकता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। सत्ता में तो बीजेपी है ही, बीजेपी के साथ देखिए केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। तो एक डबल इंजन सरकार की बात करें तो ये बीजेपी के पक्ष में बात जाती है। यहाँ पर अगर बीजेपी को किसी चीज़ से मुकाबला करना है तो सत्ता विरोधी लहर है जो बीजेपी के पास। इसका जवाब क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। असम में इस वक्त भाजपा का नेतृत्व एनडीए गठबंधन वाला है। 126 सीटों वाली विधानसभा के आगामी चुनाव में अपने शासन के रिकॉर्ड, अपनी ताकत, अपने बटे हुए विपक्ष के भरोसे अब वो मैदान में उतर रही है। ताकत की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा है। चेहरा हेमंता शर्मा रहे। उन्होंने जिस तरह से विकास की योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को, राज्य में केंद्र की योजनाओं को भी बढ़ाया है, तो उसका असर देखने को मिला है। कितनी ज़्यादा लोकप्रियता हो गई है उनकी, जो लोग नहीं जानते थे वो भी अब जानने लग गए हैं पूरे देश में। तो 2016 में ये सीटें 60 जीत कर आई थी। पहली बार असम में बीजेपी की सरकार आई थी, बीजेपी को सत्ता मिली थी और कांग्रेस का पूरा किला ढहा दिया गया था। 2021 में इसने अपनी सीटों पे और भी बढ़ोतरी की, 4 सीटें बढ़ी और 60 से ये 64 में पहुंच गई। पार्टी ने समाज के अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखा। सत्ता में रहते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, विकास परियोजनाओं का ध्यान रखा और विद्रोही समूह के साथ, जो माओवाद है, वहाँ पे असंतुष्ट लोग हैं, उनके साथ भी उसने शांति समझौते किए और उस शांति समझौते के बाद बीजेपी की कई सारी उपलब्धियां जो थी वो सामने आई और बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिली। सबसे बड़ा, सबसे मजबूत चेहरा खुद सीएम हेमंता शर्मा है। यूपी सीएम योगी के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर कोई है तो असम के सीएम का ही है। ये नंबर 2 पर आते हैं। पहले देखिए इनकी कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। अब आप देखिए, इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असम की जनता के बीच ये कितने लोकप्रिय हैं। इनकी राजनीतिक शैली काफ़ी मुखर है, जो भी बोलते हैं एकदम खुलकर बोलते हैं। उनकी डबल इंजन सरकार से प्रदेश को बहुत मजबूती मिली है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब सब कुछ अच्छा ही नहीं है इनके लिए, कुछ कमज़ोरियों की भी बात कर लेते हैं। तो सियासी जानकारों का मानना है कि एनडीए को सबसे ज़्यादा सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल के बाद कुछ ना कुछ असंतुष्टियां होती हैं, खास करके उन सीटों पर जहां विकास से जुड़ी चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। जो बॉर्डर का एरिया है वहां पे चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। कई मौजूदा विधायकों को भी स्थानीय लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। तो जनता को जवाब देने तो देखिए जनप्रतिनिधियों को ही जाना पड़ता है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो सकती है हेमंता शर्मा के लिए। पार्टी के अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक तबके का विरोध उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि वो बड़े मुखर होकर की बात करते हैं और ख़ास करके बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए वो बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतते। बंगाली बोलने वाले जो मुसलमान हैं, बीजेपी उन्हें अवैध घुसपैठिया बताती है और अवैध घुसपैठियों को लेकर के हेमंता शर्मा के बयान प्रदेश में ही नहीं देश भर में चर्चित हैं। उनके परिवार पर देखिए विपक्ष कई बार आरोप लगाता है भ्रष्टाचार का।
तो पार्टी के पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा वो अपने पक्ष में ले सकती है। इसमें सबसे मुख्य बात ये होगी कि एक बिखरे हुए विपक्ष का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को सत्ताधारी पार्टी को मिलने वाला है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, मतदाताओं की पसंद की बात करें, सत्ताधारी पक्ष में बोलने की बात करें, तो ये बीजेपी जो है अहम भूमिका निभा रही है। मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पार्टी के दावेदारों की जो टिकट आने वाली है, टिकट किसको कितनी मिलती है, किस एरिए में कौन सा उम्मीदवार उतरता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद समझ में आएगा कि कौन सा उम्मीदवार कितनी मजबूती से अपना चुनाव लड़ने वाला है। अगर इस बात को ठीक ठाक से संभाल लिया गया तो पार्टी की जीत कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा की जो आक्रामक शैली है, उनके तीखे हमले हैं खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ, वो ज़रूर इनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब बीजेपी को सावधान रहने की ज़रूरत कहाँ पर है? देखने वाली बात यही होगी कि जो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लग रहा है, उनके परिवार पर लग रहा है, सत्ता विरोधी जो लहर है उसको पाटने की बात की जाएगी। लेकिन तारीखों के ऐलान होने के बाद से जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी के खेमे में इस वजह से खुशी दिखाई दे रही है। बीजेपी को ओपिनियन पोल ने 95 से लेकर 98 सीटों तक का गठजोड़ बताया है। आंकड़े कांग्रेस को थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर सकते हैं। 9 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है, समय बहुत कम बचा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी रणनीति मैदान पे ज़्यादा काम आती है और किसकी सरकार बनती है, जनता किसको चुनती है। तो इस जानकारी के लिए, अपडेट होने के लिए आप देखते रहिएगा खबर प्रधान। हम विश्लेषण आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।